बधाई। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उस स्टूडेंट को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत जल्दी ही 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसमें प्रॉपर एसडीएम की सीट दी जा रही है। इसी वजह से आप शिथिल ना हो और अपने कार्य को करते रहें और एक्सरसाइज को करें, क्योंकि आने वाला समय आपका है और आप भावी अधिकारी बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जो स्टूडेंट जेपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है वह स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी बड़े ही बेहतर तरीके से करे, क्योंकि नौकरी पाने की दिशा में वह एक कदम पीछे है। साथ ही साथ मेंस के जो भी एग्जाम होते हैं वह ज्ञान आधारित होता है, नॉलेज आधारित होता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना बेहतर तरीके से आप अपने लेखन शैली को कॉपी में लिखते हैं उसी हिसाब से एग्जामिनर मार्किंग देता है और इस आधार पर मेंस के एग्जाम में आपका नॉलेज का जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करें। इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी को किस तरीके से विकास किया जाता है उससे संबंधित तैयारी बड़ी ही बेहतर होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी बड़े ही धीरे धीरे तरीके से आगे बढ़ता है और जितने बेहतर तरीके से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपनी बातों को इंटरव्यू बोर्ड के सामने रख सकते हैं और उसे बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को बड़े ही बेहतर तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पॉइंट को आप बेहतर तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि हर हाल में इंटरव्यू के लिए आपको 60 से 70% की मार्किंग लाना ज़रूरी है, क्योंकि इतना मार्किंग आने से आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या होता है। तो पहला पॉइंट होता है आपका ड्रेसअप। इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि फर्स्ट लुक इज द लास्ट लुक, यानी जिस तरीके से आप अपने ड्रेसअप के द्वारा किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो वही आपका पर्सनालिटी को दिखाता है। कि जिस तरीके से आप अपने ड्रेसअप को ध्यान देखते हैं उसी तरीके से, और यह ड्रेसअप मेल के लिए अलग होते हैं और गर्ल्स के लिए अलग होते हैं या फीमेल के लिए अलग होते हैं। मेल्स के लिए सबसे पहला ड्रेसअप तो यही होता है कि उसे एक सूट बूट में होना चाहिए। आप बहुत सारे फिल्म देखते हैं, देखने के दौरान आप देखते हैं कि हीरो हीरोइन, कॉमेडियन और विलेन के ड्रेसअप के द्वारा ही आप तुरंत पहचान जाते हैं। यदि हीरो क्लास स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है तो उसी तरीके का ड्रेसअप उसको दिया जाता है, और हीरो यदि किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो उसका ड्रेसअप उस तरीके से निर्धारित किया जाता है। यानी ड्रेसअप के द्वारा उसकी पर्सनालिटी बड़े बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दी जाती है। तो आपकी भी पर्सनालिटी का पहला लुक यही ड्रेसअप है। कितने बेहतर तरीके से आप ड्रेसअप को मॉडिफाइड करते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप ड्रेसअप को करके जाते हैं, और इसका ड्रेसअप के द्वारा आपकी सारी पर्सनालिटी दिखाई देने लगती है। भाई जीन्स शर्ट, टी शर्ट, पैजामा कुर्ता में व्यक्ति कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक फॉर्मल ड्रेस है जो सुबह शाम यूज किया जाता है, मार्केट में जाने के लिए यूज किया जाता है, परंतु वह ऑफिशियल ड्रेसअप नहीं है। इसी वजह से आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ऑफिशियल ड्रेसअप में हम कहीं पर जाएं या इंटरव्यू देने ऑफिशियल ड्रेसअप में जाएं। उससे क्या हो जाए कि फर्स्ट लुक आपका बड़ा ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट होगा। देखते होंगे कि ट्रम्प महोदय के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति मिलने गए और वह साधारण कपड़ों में थे, टी शर्ट पहने हुए थे। ट्रम्प महोदय ने उस पर कटाक्ष किया तो उन्होंने कहा कि जब तक युद्ध चल रहा है मैंने सूट वूट पहनना मना कर दिया है, मैं तब तक सूट वूट नहीं पहनूंगा। तो उनका एक शपथ था, परंतु ट्रम्प महोदय उनके बीच कि ट्यूनिंग में वह ड्रेसअप शामिल है, प्रोटोकॉल में वह शामिल है कि उसी तरीके से एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाता है। तो यानी उस ड्रेसअप को बड़े ही बेहतर तरीके से आप नहीं मेंटेन करते हैं तो पर्सनालिटी का पहला लुक क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। और जैसे ही जीरो होगा तो आपका पर्सनालिटी का पहला लुक खराब होने लगेगा, पर्सनालिटी का पहला लुक खराब होने लगेगा।
अब प्रश्न उठता है कि ड्रेसअप किस तरीके से होना चाहिए। तो यानी सूट बूट में ड्रेसअप बहुत अच्छा है। अब आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से उसकी चुनाव कर सकते हैं। गोरा आदमी अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चुनाव करेगा, सांवला आदमी अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चुनाव करेगा, और जो थोड़ा सा ज्यादा सांवला है वो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चुनाव करेगा, और वह उसका अपना चुनाव होगा। उसी तरीके से कोई गर्ल्स कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रही है तो भारतीय परंपरा में साड़ी बहुत ही अच्छी है, और ये दोनों ड्रेसों में आपको हमेशा कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। यानी उस ड्रेस को यूज करके आप उसमें अपने आप को, अपने बॉडी को कंफर्टेबल जोन में रखने की कोशिश करें। यदि कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो आप अपने पर्सनालिटी को ज़रा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। टाई बांधने की परंपरा नहीं है, या टाई आप नहीं बांधते हैं और एक टाई बांध करके चले जाते हैं तो क्या होगा, आपकी आवाज़ ही नहीं निकल पाएगी। तो जहां अपने पर्सनालिटी को निखार करने में, अपने पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने में आपने टाई का यूज तो किया, परंतु वही आपके पर्सनालिटी में निगेटिव फैक्ट्स के रूप में स्थापित हो गया। परंतु वही चीज़ें जब डेली रूटीन में आप यूज करने लगे तो आपकी पर्सनालिटी भी निखार में आ गई, और साथ ही साथ आप वहाँ पर अपने बातों को प्रेजेंट करने में भी सरल तरीके से प्रेजेंट कर दिए। इसी वजह से ड्रेसअप को हमेशा अपने यूज थ्रू करके अपने पर्सनालिटी में शामिल कर ले। बहुत सारी गर्ल्स हैं कि साड़ियाँ तो पहन लेती हैं, परंतु वो साड़ियाँ पहनने के बाद वो उसके पर्सनालिटी में ज़्यादा एक सार्थक दिशा नहीं दे पाता, क्योंकि वो साड़ी को यूज थ्रू में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, जिससे वह पर्सनालिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। यानी ड्रेसअप को का सिलेक्शन करने के बाद उसको अपने पर्सनालिटी में यूज करें और अपने पर्सनालिटी के अनुकूल उसको ढालने की कोशिश करें, जिससे इंटरव्यू बोर्ड को सामने जाए तो किसी प्रकार का कोई हिचक आपके सामने नहीं हो पाए। और वो जरूर नया यदि सिलवाए हैं तो एक बार धुलने के बाद तब फिर दोबारा यूज करें, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी एक एक चीज सेट हो जाते हैं और आपके पर्सनालिटी का अंग बन जाता है। क्योंकि जैसे ही यह ड्रेसअप आप बेहतर कर चुके होते हैं तब दूसरा सिचुएशन आता है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने को प्रेजेंट करना। तब आपका इंटरव्यू वाला फेज आता है, जो कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इन करना, दूसरा पार्ट होता है इसका क्वेश्चन पार्ट, लिखते जाओ, और तीसरा पार्ट होता है इंटरव्यू इंड हो गया। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है आपका है। जैसे भी आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो इंटरव्यू का पहला पार्ट इंड पार्ट है, वह भी 4 भाग में बटा हुआ है। इन करना, विश करना, बोर्ड बैठने के लिए कह रहा है, आप बैठने के बाद उस बोर्ड को आप थैंक्स बोलते हैं। यह भी 4 भाग में बटा हुआ है। आप जैसे ही बोर्ड, देखिए पुरानी कहावत है कि किसी के घर में आप प्रवेश करने जाते हैं, किसी के घर में आप जाते हैं तो कहा जाता है कि दरवाजे को नॉक करके जाइए। यानी जैसे ही आप नॉक करते हैं तो उसमें से अंदर से एक आवाज आएगी कि कौन है, आप अंदर आ सकते हैं। यानी बोर्ड के समक्ष भी आप जाने की कोशिश करते हैं तो बोर्ड से इजाजत लेना मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दो ही, मे आई कम इन सर, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को साबित करता है कि बोर्ड से आप इजाजत लिए हैं, बोर्ड पूरी तरीके से आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। हो सकता है बोर्ड तैयार ना हो तो आपको रोक दे, हो सकता है बोर्ड पूरी तरीके से तैयार है तो आपको तुरंत बोले यस यू आर कमिंग, माने आप अंदर आ सकते हैं।
मान यह इजाजत लेना यह साबित करता है कि आप प्रोटोकॉल के तहत चीजें मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे ही बोर्ड से अंदर जाते हैं तो जा करके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद विश करना जरूरी होता है, यानी हम नमस्कार करें, प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग बोलें, गुड इवनिंग बोलें। इसमें भी तरीका है कि ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस खो करके गुड मॉर्निंग की जगह पर गुड इवनिंग बोल दे, गुड इवनिंग की जगह पर गुड मॉर्निंग बोल दे। तो इससे सबसे अच्छा है कि नमस्कार करके सभी बोर्ड मेंबर की तरफ देख लें। तो दो ही तरीका है, आप या तो गुड मॉर्निंग बोलिए या गुड इवनिंग बोलिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, या नमस्कार करते हुए सभी बोर्ड मेंबर की तरफ देख लें। तो आपका विश वाला सिस्टम खत्म हो गया। हो सकता है कि चेयरमैन पर्सन कुछ देर वेट करे, ऐसा तो नहीं प्रोटोकॉल तोड़ करके कुर्सी लेकर के बैठ जाता है। 2 मिनट 1 मिनट वेट करें, वेट किया और आप कुर्सी लेकर के बैठ गए, निगेटिव होगा। जब तक वह बैठने के लिए नहीं कहे तब तक आप नहीं बैठ सकते। जैसे ही बैठने के लिए कहेगा तो आप बैठ करके फिर उनको थैंक्स बोलते हैं। तो यानी यह एंट्री वाला भाग के द्वारा आप बोर्ड मेंबर बोर्ड मेंबर के बीच एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर दी, यानी बोर्ड मेंबर आपकी ड्रेसअप और एंट्री वाले भाग से एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो गया। और यही सारे सिचुएशन को नहीं किए तो बोर्ड मेंबर और आपके बीच एक निगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो जैसे ही आप ये पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो बोर्ड मेंबर और आपके बीच बहुत ज़्यादा फैसला तो है नहीं, क्योंकि बोर्ड मेंबर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, यही है ना, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है या कोई प्रोफेसर है, और आप जूनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी बनने के तरफ आगे बढ़ चुके हैं, बनने की संभावनाएं हो चुकी है। इसी दोनों के बीच एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल को हमें मेंटेन रखना है। और इस प्रोटोकॉल को यदि हम बेहतर तरीके से मेंटेन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सिचुएशन निगेटिव होते होते पॉजिटिव होकर के एंड हो जाएगा। क्योंकि अगला फेज में यदि बोर्ड के सामने हमने अपने ड्रेसअप और एंट्री के द्वारा एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं तो 15 मिनट में यदि क्वेश्चन का जवाब कम भी दे रहे हैं तब भी सिचुएशन निगेटिव नहीं होगा। परंतु हम ड्रेसअप और एंट्री के सिचुएशन के जो भी स्टेप हैं उस स्टेप के द्वारा ही एक निगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, तो बोर्ड मेंबर के द्वारा पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करते करते हो सकता है मेरा इंटरव्यू ओवर हो जाए। तो यह तो हमारे हाथ में है जिसके द्वारा हम सिचुएशन को अपने हाथ में हैंडल कर सकते हैं। और हाथ में हैंडल करने के लिए अभ्यास ही तो जरूरी है, एक्सरसाइज ही तो जरूरी है। एक्सरसाइज के द्वारा आसानी से हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और यह अभ्यास के द्वारा ही होता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने गुरुजनों से मिले, अपने ऑफिस में गए और उसी तरीके का सिचुएशन को क्रिएट किए तो यह सिचुएशन आसानी से क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। इसके लिए हमें अलग से जाने की जरूरत नहीं है, और अलग से जाने की जरूरत नहीं है तो बड़े आसानी से इस चीज़ों को हम कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप आसानी से करने के अभ्यास करते हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होता है, क्वेश्चन का फेज, माने इंटरव्यू का दूसरा फेज क्वेश्चन फेज है। इस क्वेश्चन फेज में 3 ही क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का स्वरूप होता है जो 3 भाग में बटा होता है। एक फैक्ट्स होते हैं, एक कंसेप्ट होता है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और एक सिचुएशन बेस के साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं।
तो फैक्ट क्वेश्चन मेंबर के द्वारा यदि पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन को आप सॉरी और नो बोल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यहाँ सॉरी और नो बोलने का ऑप्शन है। आप ये बोल सकते हैं कि कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, परंतु जैसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ सॉरी और नो आप नहीं बोल सकते। यानी आपको अपनी विचारधारा रखना पड़ेगा कि आपके तरफ से आपकी विचारधारा क्या है। विचारधारा क्या है। मान लीजिए कि पहलगांव में कितने लोग मारे गए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसमें संख्या बल आपको याद नहीं आ रहा है तो आप नो बोल सकते हैं, सर संख्या बल याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन बोर्ड की तरफ से जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि क्या यह 26 थे, क्या यह 22 थे, तो आपको तुरंत अपने उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें हाँ करना पड़ेगा। जी सर हो सकता है, लेकिन मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं सर आप राइट हैं। बोर्ड के साथ कभी भी निगेटिव सहयोग आप करने की कोशिश मत करें। लेकिन यही पूछा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया था, क्या यह सही था या गलत था। इससे भारत को क्या क्या हानि हुआ या पाकिस्तान को क्या क्या हानि हुआ। तो आप वहाँ एक दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि वह करना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर है तो पुलवामा ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाता है। आप यह मत सोचने की कोशिश मत करें कि पुलवामा 2019 में हुआ था तो उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर डिबेट हो रहे हैं, जितने भी पेपर में आ रहे हैं, उसमें पुलवामा का भी जिक्र हो रहा है। एक साथ इस सिचुएशन आ जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वह 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल से ऊपर होने के बाद इस सिचुएशन में जब भी कोई आप संपादकीय पढ़िएगा तो उसमें यूएसएसआर का विभाजन भी आ जाता है। यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ था, उस समय राष्ट्रपति कौन से, वार्सा पैक्ट क्या है, नाटो क्या है। तब एक क्वेश्चन, एक घटना हिस्टोरिकल पक्ष में 5 साल पहले जा सकती है, 10 साल पहले जा करके उससे जुड़ सकती है, क्योंकि बोर्ड मेंबर उस पेपर को हमेशा बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। और आप यह नहीं कह सकते कि इतने दिन पूर्व की घटना को क्यों पूछ लिया गया, क्योंकि उस घटना से प्रेजेंट की घटना जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति महोदय, यूएसए के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विभिन्न प्रकार की घटनाएं का अंजाम दिया जा रहा है। वो दोबारा राष्ट्रपति चुन करके राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो राष्ट्रपति वहाँ चुनाव क्या होता है, अमेरिकी की पूर्व की नीतियाँ क्या है, अमेरिका की अभी नीतियों क्या है, टैरिफ क्या है, विभिन्न प्रकार के सिचुएशन आ जाते हैं। भारत के विकास की बात आती है, जीएसटी का कलेक्शन कम होता है, ज़्यादा आता है। तो यही सिचुएशन रुपये का जो परिवर्तन किया गया था, बंद कर दिया गया था, उससे जुड़ सकता है। यानी कहने का मतलब कि आप एक घटना से देखिए कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है। उस बैकग्राउंड में जा करके उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बोर्ड मेंबर स्वतंत्र तरीके से वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये करेंट अफेयर की घटनाओं में ये चीज़ें आ जाती है। तो आप इन चीज़ों में हमेशा ध्यान दीजिए। इसमें आप सॉरी बोल सकते हैं और यहाँ सॉरी बोलने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। आपको हर हाल में अपने विचार को रखना ही रखना पड़ेगा। अब रहता है कि यहाँ फैक्चुअल में यदि क्रॉस क्वेश्चन आते हैं और आप उस क्रॉस क्वेश्चन को नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप बोर्ड मेंबर के साथ हो लीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप क्वेश्चन बोर्ड मेंबर ने पूछा, क्वेश्चन पूछा गया और आप जवाब दे रहे हैं, हो सकता है आपका जवाब बहुत अच्छा हो और बोर्ड मेंबर को यह समझ में आ गया हो कि आप क्वेश्चन को समझते हैं, जवाब अच्छा दे रहे हैं, तो उस जवाब को सुनने की अपेक्षा दूसरा क्वेश्चन करना चाहता है। तो जैसे ही बोर्ड मेंबर के तरफ से दूसरा क्वेश्चन आए, आप तुरंत अपने आंसर में क्या हो जाइए, रुक जाइए और बोर्ड मेंबर के तरफ से जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसका जवाब देने लगिए। यदि बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को बीच में ही बोर्ड मेंबर के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप उस क्वेश्चन को पूरा किए ही वहीं पर रुक जाइए और फिर दूसरा क्वेश्चन का जवाब
सुन करके देने लगी। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि बोर्ड मेंबर आपके क्वेश्चन से संतुष्ट हो गया, वह जानता है कि लड़का आंसर जो दे रहा है वो सही है। या ये भी हो सकता है कि जो आप आंसर दे रहे हो वो बिल्कुल गलत है और बोर्ड मेंबर वह आपके आंसर को नहीं सुनना चाहता। तो दोनों सिचुएशन में, अच्छा या बुरा, दोनों सिचुएशन में यदि बोर्ड मेंबर की तरफ से कोई क्वेश्चन आता है, बीच में ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुरंत रुक करके आप उस क्वेश्चन को भूल जाइए और जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कीजिए। जैसे बोर्ड मेंबर ने पूछा कि इंडस सिविलाइजेशन के पतन का क्या कारण थे और आपने विभिन्न कारण बताने लगे, तो बोर्ड मेंबर ये तुरंत समझ जाएगा कि लड़के को क्वेश्चन का सॉलिड जवाब याद नहीं है, यह वह मेंस के आंसर जैसा जवाब देने की कोशिश करे जिससे बोर्ड का टाइम किल हो रहा है। तो तुरंत वहां से रुक करके दूसरा क्वेश्चन आपको दाग देगा या वहीं पर क्रॉस क्वेश्चन कर देगा, क्या प्राकृतिक संसाधनों का विनाश इंडस सिविलाइजेशन का पतन नहीं हो सकता? तो या तो क्रॉस क्वेश्चन है तो तुरंत उसे सहमति जताने की कोशिश कीजिए, या आपको यदि दूसरा क्वेश्चन है तो तुरंत अपने आंसर को रोक करके वहां से जवाब देना शुरू कीजिए। क्लियर? क्योंकि वो बोर्ड मेंबर दोनों सिचुएशन में चाहेगा कि हम समय को ज़्यादा से ज़्यादा किल मत करें, और साथ ही साथ क्रॉस क्वेश्चन है और बोर्ड मेंबर जो बीच में क्वेश्चन कर रहा है उससे आप 100% सहमति जताइए। आप जानते हैं कि बोर्ड मेंबर का जवाब गलत है, फिर भी उससे हाँ में हाँ मिला दीजिए, क्योंकि बोर्ड हमेशा सही हो, क्योंकि वही 15 मिनट में वही से आपको नंबर लेकर के आना है। उससे उलझने की अपेक्षा आप एक सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट्स के तहत उस बोर्ड मेंबर्स के साथ आप अपने सहमति दे करके वहां से निकलने की कोशिश करें। अब उसे समझाने, हाँ, उसे समझाने की कोशिश न करें, क्योंकि वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका ईगो सेटिस्फाई होगा, तो ईगो सेटिस्फाई होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। जहां आप उलझने की कोशिश करते हैं तो उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा और वो जब थी वो नंबर कम कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से हो तो पूछो, पूछ लो तब आगे बढ़ते हैं। अभी अब बाद में बात करते हैं इस पर। अब देखिए एक और चीज है कि यदि कोई मेंबर आप किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो वो मेंबर तो एक ही है जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपके क्वेश्चन का जवाब सभी मेंबर सुन रहे हैं। हो सकता है दूसरा मेंबर या चेयरमैन पर से उसके एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर दे, तो उस पीरियड में, जवाब देने के पीरियड में, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जवाब सिर्फ उस एक व्यक्ति, एक बोर्ड मेंबर को नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस बोर्ड को जवाब दे रहे हैं और आपके बोर्ड जवाब सुन रहा है। एक क्वेश्चन का जवाब देने के दौरान 1 से 2 बार पूरे बोर्ड मेंबर को अपने फेस से इंडिकेट कराइए कि हम सभी लोगों की तरफ ध्यान दे करके अपना जवाब दे रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन के जवाब देने के दौरान एक बार आपका नज़र सभी बोर्ड मेंबरों की तरफ चला जाना चाहिए, जिससे वो बोर्ड मेंबर क्या हो, नहीं तो नहीं कहा जाता है एक जगह पर स्टैचू होकर के और एक ही व्यक्ति से आप जब टॉकिंग करने लगते हैं तो दूसरा बोर्ड मेंबर क्या होता है, असहज महसूस करता है, और जब वो असहज महसूस करेगा तो आपके प्रति वो निगेटिव जाएगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का कान, नाक, हाथ, बुद्धि, दिमाग सब कुछ खुला रहता है। वह एक सिग्नेचर करते रहेगा लेकिन उसका दिमाग बाहर भी हो रहेगा कि बाहर का सिचुएशन क्या है। तो उस पीरियड में भी, ये 15 मिनट के पीरियड में भी, उस बोर्ड मेंबर के साथ आप क्वेश्चन का जवाब देते दौरान सभी बोर्ड मेंबरों के साथ सरल सुबोध तरीके से एक बार यूज थ्रू होने की कोशिश रखें, जिससे क्या हो कि आप बोर्ड को सहज महसूस कर सके। और इन चीज़ों में रखिए क्वेश्चनायर जो फैक्ट्स, कंसेप्ट और सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं, उसमें फैक्ट्स के नो सॉरी बोलने की जी इजाज़त है, लेकिन कंसेप्ट और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको अपने विचार की प्राथमिकता देनी पड़ेगी, परंतु वह विचार एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए, एक संवैधानिक दायित्वों के अंतर्गत होना चाहिए, एक सर्वभाव सम्मेलन के अंतर्गत होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ होना चाहिए, किसी धर्म जाति से रिलेटेड नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप ब्यूरोक्रेट सभी लोगों के लिए हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा जब आप कोई क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और उसके बीच में ही मेंबर के द्वारा दूसरा क्वेश्चन किया जाता है, तो वहीं पर चुप होकर के आप अपने क्वेश्चन को एंड कर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन को सुनिए और उसका जवाब देने लगिए। दूसरी बात, तीसरी बात कि आप एक क्वेश्चन के दौरान सभी मेंबरों से यू थ्रू होने की कोशिश करें। क्लियर? अब क्वेश्चन कहाँ से? क्वेश्चन आपके बायोडाटा से हो सकते हैं। यदि आप ही से पूछा जाए कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, या आगे किसी कोई डिग्री की, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया उस कॉलेज का नाम क्या था, आप जिस पीजी जिस कॉलेज के उसका नाम क्या था, या उस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, क्या उस कॉलेज का हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। यदि किसी हिस्ट्री के पर्सन पर उस कॉलेज का नाम है तो उसके विषय में आपको जानना चाहिए, यानी बैकग्राउंड से आपके विषय में जानना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, किस कॉलेज से किया, उस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था। और यदि उस कॉलेज का नाम किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के नाम पर है, उस पर्सनालिटी के विषय में बड़े ही बेहतर तरीके से जानना चाहिए। देखे होंगे कि गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, खालसा कॉलेज, अब तुरंत आ जाए खालसा कॉलेज, खालसा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, कब की थी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार से कोई उनका संपर्क है या नहीं है, तो तुरंत वहाँ आ जाएगा कि सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था। यानी उस केंद्र बिंदु से तथ्यों को विषय में आपको बड़े ही बेहतर तरीके से जानना चाहिए। और यदि वो जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो वह निगेटिव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जिस प्लेस पर आपने 3 साल गुजारे हैं, उस प्लेस के विषय में इतना भी नहीं जाने आप। दूसरा, यदि वह कॉलेज किसी हिस्टोरिकल या रिलीजियस प्लेस पर हो, वह कॉलेज यदि किसी हिस्टोरिकल या रिलीजियस प्लेस पर जो आज पर्यटन के केंद्र के रूप में हो, यदि आप बीएचयू का नाम लेते हैं तो बीएचयू बनारस में स्थित है, तो बीएचयू के विषय में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ बनारस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में पूछा जाएगा, गंगा नदी के भी पूछा जाएगा, विश्वनाथ मंदिर के विषय में पूछा जा सकता है। क्योंकि आपने अपने लाइफ का 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल पीजी में, 5 साल उस जगह पर गुजारे हैं। और 5 साल के लाइफ गुजारने के बाद यदि आप उस शहर के विषय में नहीं जाने, तो आपका तो 3 साल पर प्रत्येक साल पोस्टिंग हो जाएगी, अलग अलग पोस्टिंग हो जाएगी, पूरे झारखंड राज्य के किसी भी सिचुएशन में पोस्टिंग हो सकती है। तो उस चीज़ों की भौगोलिक विशेषताओं को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको 3 साल काम करना है, हो सकता है 2 साल में ही ट्रांसफ़र हो जाए। तो उस सिचुएशन को जानना पड़ेगा कि आप वहाँ का सिचुएशन को जानते रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे। तो यह साबित करता है कि जहाँ पर आपका लाइफ का 3 से 5 साल गुजरा हुआ है, उसके विषय में आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते हैं। तब उठता है कि ग्रेजुएशन चाहे पीजी में आपका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, किस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग सोशल साइंस से होते हैं, बहुत सारे लोग साइंस से होते हैं, बहुत सारे लोग कॉमर्स से होते हैं, और बहुत सारे अधिकांश लोग इंजीनियर भी होते हैं। यही 2 सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, या तो सोशल साइंस या कॉमर्स, इसके अलावा इंजीनियर। इन सिचुएशनों के विषय में लोग बोलते हैं क्या सर इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, और हम बोलते हैं कि ना, इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? कि आप जो आगे तैयारी करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे अधिकारी बनने के तरफ, अधिकारी बनने से एक कदम पीछे, उसी की तो तैयारी आपने किया है ना, है कंपटीशन की तैयारी।
कंपटीशन की तैयारी यानी पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी। आप पीटी के सिलेबस के एनालिसिस करके देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलेनियस और झारखंड है कि नहीं फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में पूरा पूरा झारखंड है कि नहीं। यानी उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गैदरिंग तो आपके पास पहले से है, इसमें घबराना क्या है। यहाँ के सिचुएशन का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ है और यहाँ की इंफॉर्मेशन का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ है। यानी यहाँ फैक्ट्स है तो यहाँ कंसेप्ट है। यहाँ 400 वर्ड्स में लिखे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ 4 विकल्पों में से एक चुनाव किए हैं। इंजीनियरिंग जो किया है उसका सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ से थोड़ा बैक होने के चांस होते हैं, लेकिन साइंस से संबंधित चीजें तो जनरल जानना ही चाहिए। तो यानी आप इस सिलेबस के इर्द गिर्द बड़े ही बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करें, जिससे अब आपने GS 1 पेपर का एग्जाम दी है जिसमें 12वीं में पूछा गया क्वेश्चन और 13वीं में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया और उसी क्वेश्चन का जवाब बोर्ड आपसे इंटरव्यू में जानना चाह रहा। 400 वर्ड्स में आपने एंशिएंट के क्वेश्चन का जवाब दिया, लिखा, और अब बोर्ड आपको 3 सेंटेंस में उसका जवाब जानना चाह रहा। इंडस सिविलाइजेशन की विशेषताओं के विषय में कुछ बताइए। सरल सा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, जो कि आप पढ़े भी हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जब क्वेश्चन पूछा गया है तो 4 पन्ने में लिखे हुए हैं, 400 वर्ड्स में लिखे हुए हैं। अब आपका बोर्ड पूछ रहा है कि हमें 3 वर्ड्स में बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? और नहीं बताएंगे तो गलत होगा, क्योंकि सिलेबस में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये कहकर नहीं बच सकते ना, महोदय हमें याद नहीं है, ये कंसेप्ट है, तो आपको बोलना पड़ेगा, 2 वर्ड्स तो बोलना पड़ेगा। इंडस सिविलाइजेशन भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसमें कांसे का प्रयोग, कांसा नामक मिश्र धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था और इसमें आर्थिक विकास काफी हुआ था, जिसके द्वारा ट्रेड विदेशों के साथ साथ स्वदेशों के साथ होता था। हो गया हमारा सेंटेंस। और इसी को लिखना होगा तो एक एक पॉइंट को एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, हमें 400 वर्ड्स हो जाएगा, 4 पन्ना हो जाएगा। यही जो इस बार के एग्जाम पूछा था कि इंडस सिविलाइजेशन का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, तो आप स्वतः बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन के उद्भव में जहाँ स्वदेशी मत के साथ साथ विदेशी मत भी है। विदेशी मतों को मेसोपोटामिया से जोड़ने की कोशिश की गई, तो वहीं स्वदेशी मतों के द्वारा आर्य, द्रविड़ और अन्य तथ्यों को दिखाने की कोशिश की गई है। परंतु इंडस सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्वतः एक नई विशेषताओं को ग्रहण किया था। यही एक्सेप्टेबल है। तो कहने का मतलब कि उन्हीं चीजों को कैसे हम 1 मिनट 2 मिनट में बोर्ड के सामने रख देते हैं। भारत विभाजन के लिए महात्मा गांधी कितने दोषी थे? तो आप महात्मा गांधी का दोष देने की अपेक्षा कोई भी कार्य समय और परिस्थितियों के अनुकूल डिसाइड होता है। अहिंसा के पुजारी ही इतने बड़े हिंसा को नहीं देख सका और उसने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। जिस तरीके से एक माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, परंतु घर के अशांति को देखते हुए अपने बच्चों को बंटवारा की इजाजत दे देते हैं। भाई अहिंसा के पुजारी थे ना, तो जो शब्द है उन चीजों को यदि रखते हैं तो एक सार्थक दिशा होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सार्थक दिशा नहीं होगा। और यह कहते हैं कि नहीं नहीं महात्मा गांधी ही दोषी थे, तो वहां लॉजिक आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे लड़कों से इंटरव्यू में पूछा गया कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में किस व्यक्ति, किस पर्सनालिटी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो सभी लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन जैसे ही पूछा जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति का नाम बताइए, तो तुरंत सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का नाम लेते हैं। दोनों दो ध्रुव आपकी पर्सनालिटी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? ये तो जुड़ ही नहीं सकते। तो आप अपने पर्सनालिटी को 2 विचारधाराओं के अंतर्गत केंद्रित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि किसी भी सदी के भारत से हिस्ट्री को आप नहीं देख सकते।
हिस्ट्री को जिस समय का सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुकूल देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद एक नीति थी, नियम था। राजा शक्तिशाली तभी कहा जाता था जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। और आज 21वीं सदी के भारत में साम्राज्य विस्तार आर्थिक विस्तार का रूप धारण कर चुका है। आज जब आर्थिक विचारधारा का रूप धारण कर चुका है तो वहां क्षेत्र विस्तार की अपेक्षा शिक्षा और बाजारों पर कैप्चर किया जा रहा है। चाइना के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आज भारतीय बाजार में आच्छादित है। एलपीजी के अंतर्गत है। सारे देश के वस्तुएं किसी न किसी देश के बाजार में है। और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, तो भारत के साथ बहुत सारे देश व्यापारिक गतिविधियों को बड़े सरल तरीके से स्थापित रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्शन होगा तो वहाँ प्रोडक्शन में सरकार को टैक्स मिलेगा, फिर बाहर वस्तु जाएगी बिकेगा, उस पर लाभ होगा, वो पूंजी वहाँ जाएगा तो पूंजी का फ्लो वहाँ बढ़ेगा, तो विकास के लिए पूंजी की कैपिटल की कमी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि 16वीं शताब्दी की विचारधारा के अनुकूल ही कोई जवाब हमें देना चाहिए, उसे 21वीं सदी की विचारधारा के अनुकूल नहीं दे सकते। अब जैसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि इंडस सिविलाइजेशन की विशेषताओं आज वर्तमान में किस रूप में दिखाई देती है, तो इंडस सिविलाइजेशन की दो ही विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण है। इंडस सिविलाइजेशन इज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और 21वीं सदी का भारत भी अर्बन सिविलाइजेशन के केंद्र बिंदु में है, क्योंकि टाइसरी सेक्टर, फोर्थ फिफ्थ सेक्टर के साथ साथ टाइसरी और सेकेंडरी सेक्टर से बजट को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। प्राइमरी सेक्टर से तो 18 पॉइंट कुछ ही मिल पाता है। परंतु आज इंडस सिविलाइजेशन की अपेक्षा हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पूरा विश्व एक साथ जुड़ चुका है, एलपीजी के अंतर्गत है। कांसा नामक विषय धातु का प्रयोग वहां सर्वप्रथम किया गया था, लेकिन आज हम बहुत सारे धातुओं को, 4 धातुओं को मिलाकर के बना रहे हैं, इस्पात बना रहे हैं, भाई आभूषण बना रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं। तो आपका जवाब का लॉजिक जो होना चाहिए कंक्रीट होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि क्लासेज इंपॉर्टेंट है। 2-4 क्लासेज करने से एक एक चीजों का जवाब मिल जाता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर लेने की जरूरत है, क्योंकि यही पढ़ करके तो आप पास हुए हैं, यही पढ़ करके तो पीटी पास किए ना। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपकी कमजोरी कहा जाएगा। कंसेप्ट की गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपकी कमजोरी कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वहां तो जवाब है ही, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है। शेरशाह से क्वेश्चन पूछा गया है, शेरशाह और अकबर में आप किसे महान मानते हैं और क्यों? शेरशाह और अकबर में आप किसे महान मानते और क्यों? अब यदि शेरशाह को महान मानिए तो शेरशाह के वाला लॉजिक सुटेबल दीजिए, अकबर को महान मानिए तो अकबर के अनुकूल लॉजिक दीजिए, ठीक है ना। अब देखो हम दोनों लॉजिक बता रहे हैं, हमसे इन दोनों पर्सनालिटी में शेरशाह को हम ज्यादा महान मानते हैं, क्योंकि एक साधारण सैनिक से दिल्ली की गद्दी प्राप्त उसने अपने योग्यता के बल पर किया, और साथ ही साथ कुछ ऐसी पॉलिसी नीतियों को स्थापित किया जो अकबर के लिए मार्गदर्शन का काम किया। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया, भूमि का माप करवाया, सिक्के का प्रचलन किया। ऐसे करके आप चुप हो सकते हैं? नहीं सर अकबर, यदि वहीं पर उलट करके हम कहते हैं कि नहीं सर अकबर महान था, जी सर अकबर महान था, क्योंकि अकबर ने उस 16वीं शताब्दी में ऐसे नीतियों का, सुलह कुल की नीतियों को स्थापित करने की कोशिश की जो उस समय संभव नहीं था, क्योंकि उलेमा वर्गों का प्रभाव सत्ता पर काफी होता था। जजिया को हटाया, तीर्थ यात्रा कर को हटाया, इत्यादि कामों के द्वारा उसने बड़े बेहतर तरीके से काम किया और एक हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश की। हाँ, उसकी साम्राज्यवादी नीति की आलोचना की जाती है, परंतु 16वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी नीति को स्थापित रखना एक शासक के लिए अनिवार्य तत्व था, आज नहीं है। अब हम 16वीं शताब्दी को 21वीं शताब्दी से तुलना नहीं कर सकते। तो आप जवाब को किसके पक्ष में रख रहे हैं, उसके अनुकूल आपको लॉजिक तैयार रखना पड़ेगा। हमने शेरशाह को भी कहा तो शेरशाह के अनुकूल लॉजिक दे दिए, अकबर के अनुकूल रखा तो अकबर को अनुकूल कर दिए। तो आप जवाब को उस तरीके से रखने की कोशिश करेंगे तो चीजें आसानी से सुलझ जाएगी, आसानी से आप प्रेजेंट कर पाएंगे।
अपने पर्सनालिटी को वहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में रखते चले जाएंगे। यदि अपने पर्सनालिटी को ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में रखते चले जाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात। तो यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा इस पर काम करना है और थोड़ा सा यहाँ काम है, और इसी अनुकूल हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री से संबंधित भी 1-2 क्लास होगी, इकोनॉमी से संबंधित भी 1-2 क्लास होगी सर की, आर कुमार सर की क्लास होगी। उसके बाद ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से संबंधित और झारखंड से संबंधित भी क्लास कराएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक एक चीज का जवाब आपको मिलते जाएगा, कुछ क्वेश्चन का रूप मिलते चला जाएगा। इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को जितना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद सिचुएशन बनते हैं। तीसरा, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में 3 ही तो पार्ट होते हैं। झारखंड का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, झारखंड करंट अफेयर के विषय में जानने की कोशिश कीजिए। झारखंड के मंत्रिमंडल की क्या स्थिति है, औद्योगिक नीतियां क्या है, वेलफेयर कोई स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है, एजुकेशन संबंधी स्कीम क्या चल रहा है, झारखंड में कुल कितने जिले हैं, उसका कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है तो उससे संबंधित चीज़ें रखिए। तो यानी झारखंड से संबंधित करंट अफेयर को अपडेट रहिए। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर के विषय में जानिए। आज वर्तमान में भारत में कुल कितने संसदीय सीटें हैं, क्वेश्चन है। आज वर्तमान में भारत में कुल कितने संसदीय सीट है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने संसदीय सीट है। अब देखिए, तुरंत जो लड़का का माइंड शार्प होगा ना, उन चीजों को समझेगा। संसद का मतलब होता है, किसी भी संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने संसदीय सीट पूछा है, लोकसभा की सीट नहीं पूछा है, और वर्तमान में पूछा है। तो वर्तमान में जितने चुनाव होते हैं उतने हो गए। 2 इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे उसको तो खारिज कर दिया गया, और जितने राज्यसभा की सीटें हैं उतने दोनों को मिला के होगा। और यदि यही झारखंड में पूछा जाएगा तो जितने लोकसभा के जितने राज्यसभा के मिला करके पूछ हो जाएगा। तो आप इन चीजों को दिमाग अप्लाई करते हैं तो तुरंत आंसर का स्वरूप आ जाएगा। झारखंड जब राज्य बना था तो भारत का कौवां राष्ट्रपति, कौवां राज्य बना है। आज वर्तमान में 28 और 8 हैं, लेकिन जब उस 2000 में बना था उस समय 28वां राज्य के रूप में ही उसको बनाया गया था। भले कश्मीर को करके इससे क्या हो गया, 29 हो गए थे, फिर 28 हो गए, क्योंकि इसे केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया। तो कहने का मतलब कि करंट अफेयर से भी बहुत कुछ चीजें, नेशनल में कौन कौन सी घटना हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, आपको जानना चाहिए। उसकी इसके साथ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल घटना है। अब इजराइल हमास के विषय में नहीं जानेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए ने अलग होने की बात की है। तो अलग होने की बात नहीं है, यहाँ क्वेश्चन के रूप में आएगा। तो WTO क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नाटो क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों अमेरिका इससे अलग होना चाह, नाटो में कितने सदस्य देश हैं, वह उस संस्था के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो उससे अलग नहीं रह पाएगा। तो यह आप सोचेंगे कि वन लाइनर फैक्ट्स के द्वारा हम इंटरव्यू में बेहतर कर सकते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर उसके बैकग्राउंड के विषय में भी जान करके वो पेपर
पूछ सकता है, क्योंकि पेपर जो पढ़ते हैं उसमें वो सारा संपादकीय में पूरा लेख ही आता है। अगर वो लेख आता है तो उनके दिमाग में क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल इवेंट्स के विषय में भी जो हम पढ़ें तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ध्यान के रखने की अपेक्षा एक कंसेप्ट को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अभी अभी आईपीएल इंड हुआ है, आईपीएल के विषय में, आईपीएल अब यह नहीं कि आईपीएल के विषय में अभी जो घटना हुई, आईपीएल की स्थापना कब हुई थी, भारत ने कब कब जीता, जब शुरू हुआ तो उसमें कितने टीमें शामिल थी, बाद में कितने टीमें ने बढ़ा, विश्व कप की शुरुआत कब की गई थी, भारत कब विश्व कप जीता था। तो माने जो भी चीजें हैं उन चीजों के बीच में उन सारे बैकग्राउंड से लेकर सब कुछ जानने की कोशिश की, जिससे क्या होगी, क्वेश्चन आएगा तो, और जानना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो यानी करंट अफेयर्स के विषय में इन 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। गूगल करेंगे तो सारे जगह पर करंट अफेयर आ जाते हैं। हम लोग को जो मिल रहा है, हम लोग भी एक जगह करके झारखंड से संबंधित करंट, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट लेकर के ग्रुप में शेयर करेंगे। उसको कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो ऐसे झारखंड से संबंधित हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है, 10-15 पेज शेयर किया गया। निषाद ने बहुत कुछ शेयर किया, भाई इसको देखिए, पढ़िए। अब क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन क्या होगा, हॉबी। देखिए हॉबी क्या है, आपके जीवन का मूल चीजें उस पर डिपेंड होता है, उस पर डिपेंड है। यानी जब भी आपको खाली समय मिलेगा उसके अनुकूल जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको जीवन शैली को संचालित करने का, आपके विचारों को संचालित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम, ज्योग्राफी का टीचर होगा तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी संबंधी एग्जाम्पल ही हर जगह ला करके फिट करेगा। हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री संबंधी एग्जाम्पल, यानी जिस तरीके का व्यक्तित्व का विकास आप कर रहे हैं वही तो हॉबी है ना। तो हॉबी में झूठ बोल करके तो नहीं निकल सकते ना। आज झूठ बोलेंगे तो क्या आपके फेस पर दिखने लगेगा, और नहीं, जो झूठ बोलना है तो उससे फेस पर दिखाने की कोशिश नहीं, उसकी आदत में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन कम ज्यादा करके वहां से निकला जा सके। आप क्रिकेट आपकी हॉबी है तो आप कह सकते हैं सर क्रिकेट का हॉबी के रूप में है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने के कारण कभी कभी जब समय मिलता है एक्स्ट्रा पढ़ने से, जब जाकर के खेलते हैं या कभी देख लेते हैं मनोरंजन के दृष्टिकोण से, उस पर ज़्यादा केंद्रित नहीं होते, कंपटीशन के दृष्टिकोण से कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसी को ध्यान में रखते, न्यूज से ध्यान में रखते हैं। यानी मैं पूरी तरीके से, हॉबी तो है लेकिन उसमें अभी समय अभाव के चलते मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ, उसे अपने करियर के पार्ट के रूप में नहीं अपना पाया। नहीं तो करियर के पार्ट के रूप में अपनाता तो इस पार्ट के रूप में नहीं रह जाता। तो यानी बचने की एक संभावनाएं से आप वहां से हट सकते हैं। आज जहां बोर्ड आपको बार बार फंसाने की कोशिश करे वहां से सॉरी होकर के निकला जाता है, निकलने की कोशिश करे, क्योंकि बोर्ड कभी बार बार आपसे कुछ ऐसा कहलवाने की, प्रेशर करने की कोशिश करेगा कि आप प्रेशराइज होकर के कुछ ऐसा बोल जाएं जो कि निगेटिव अप्रोच दे दे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होंगे ब्लॉक से लेकर के, और प्रेशर में कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। फिल्मों में देखते हैं ना, फाइल में फाइल रख करके कुछ सिग्नेचर करा लेते हैं लोग, अब बाद में वो आपके लिए सिरदर्द बन जाता है। यानी कहने का मतलब कि उन चीज़ों को आप यूज थ्रू में रखें। तो ये हॉबी से संबंधित तो 3 ही आपके पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, पीटी और मेंस के जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप बेहतर तरीके से थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि पीटी मेंस के सिलेबस ही आपके ग्रेजुएशन पीजी के सिलेबस का अधिकांश भाग है। सोशल साइंस वाला सारा भाग है, साइंस वाला सारा भाग है, कॉमर्स वाला अधिकांश इकोनॉमिक्स में है। उसके बाद करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि रोज की घटनाएं हैं, जो रोज बोर्ड मेंबर रोज पेपर पढ़ते हैं, तो वहां से आप बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा है कि हॉबी, तो आप 3 चीज आप अपने को पीटी के सिलेबस के द्वारा सारे फैक्ट्स की जानकारी अपने आप में रख सकते हैं।
मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट की जानकारी रख सकते हैं, पीटी मेंस और करंट अफेयर और हॉबी। तो ये करंट अफेयर भी आपके पीटी के सिलेबस का पार्ट तो था ही। इसमें कहा कि करंट अफेयर आपके पार्ट नहीं था, तो करंट अफेयर सिलेबस का पार्ट था, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भले कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पार्ट में है, तो पार्ट में है तो आपको जेहन में होना चाहिए। तो इतने चीजों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए और आपका चीजें होते हुए चला जाएगा। चलिए, अब आस्था ये से आपको क्या क्या कराएगा। पहला 8 से 10 क्लास सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा। यानी हिस्ट्री के क्लास होंगे जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके कंसेप्ट की गैदरिंग इंडस सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न तक दिया जाएगा। भाई आप एक बार पूरा पढ़ाया तो नहीं, 2 घंटा में सारा कंसेप्ट तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये कंसेप्ट की गैदरिंग दे दी जाए। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास पढ़ने से क्या क्या लाभ है प्रशासन में, तो बीते हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जो हम पढ़ाई करते हैं वही इतिहास है। उसकी वर्तमान प्रासंगिकता हिस्टोरिकल ग्रंथ क्या है, तो बीते हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जब बुक में लिखा जाता है, किसी किताब में लिखा जाता है, वो घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वही ऐतिहासिक ग्रंथ है। और 6th सेंचुरी BC में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें पेलोसोनिया के युद्ध का वर्णन किया, जिसके कारण सिसरो, यूनानी दार्शनिक सिसरो ने उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा। वो भी कुछ काम किए थे, यूनान के ही थे। थियोक्रेटस वहीं के थे, हिपोक्रेटस वहीं के थे, प्लेटो वहीं के थे, सुकरात वहीं के थे। चीजों बातें आएगी। सिकंदर वहीं के था जो विश्व विजेता बनने चला, लेकिन भारत में आके पराजित हो गया। कुछ बातें ऐसे आते हुए चली जाएगी। इसी वजह से हिस्टोरिका पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। जबकि 12वीं शताब्दी कल्हण ने रातरंगिनी ग्रंथ लिखा, जिसमें कश्मीर का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से लिखा। तो भारत का पहला हिस्टोरिकल ग्रंथ रातरंगिनी है। यानी 6th सेंचुरी BC से लेकर 12वीं सदी लगभग 1800 वर्ष तक हमने बहुत ग्रंथ लिखा, लेकिन हिस्टोरिकल ग्रंथ नहीं लिखा। कारण कि जो हिस्टोरी का परिभाषा दिया गया, वो परिभाषा पूरी तरीके से खरा किसी भी ग्रंथ पर नहीं होता। कोई रिलीजियस था, कोई पॉलिटिकल था, कोई अलग अलग ग्रंथ थे। तो कहने का मतलब कि वो सारे चीज थे। तो जब क्लासेज होंगी तो उस तरीके से क्लासेज होंगी, उसी तरीके से इकोनॉमी से संबंधित, पॉलिटी गवर्नेंस से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित एक एक क्लास है, जिससे आपको कंसेप्ट की जानकारी हो सके। दूसरा क्या कराया जाएगा, 3 मॉक कराया जाएगा। यानी जिनका इंटरव्यू 9, 10, 11 के बीच है, उनको हर हाल में 5 से 6 तारीख तक मॉक करा देंगे। एक 27 को कराएंगे, फिर आगे कराएंगे, फिर 4-5 को करा करके उनको छुट्टी कर देंगे। इसी पीरियड में कंटिन्यूअस क्लास करके 1-2 तारीख तक क्लास भी एंड हो जाएगा। सारे क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, जो देखना चाहे उसको आसानी से देख सकता है। ऐसा नहीं है कि आस्था के पाठ ही बनेंगे तो देखिए, यूट्यूब पर ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ देखिए, आपको लाभ हो जाए। तीसरा, 1-to-1 इंटरेक्शन होते रहेंगे। यानी जो भी स्टूडेंट किसी भी समस्या, किसी भी क्वेश्चन को लेकर ऑफिस में आना चाहे, आराम से आए। 1-2 टीचर बैठे रहेंगे, वो आराम से आपके आंसर का जवाब दे देंगे, आप उस जवाब को ले लीजिए, लिख लीजिए। और आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन हो तो, जिससे आप इंटरव्यू को बेस्ट कर सकें। इसके अलावा जो बाहर के स्टूडेंट हैं,
बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो टेलीफोन से बात कर सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारा बहुत बड़ा गैप हो गया, हम गैप का क्या जवाब दें। सीधे से इसका एक लाइन ही जवाब होता है, अर्निंग लर्निंग के प्रोसेस में चल रहे हैं, अर्निंग में ज़्यादा समय देते हैं, लर्निंग के लिए कम समय देते हैं, इसी वजह से लेट हो गया और आपके सामने आने में देरी हो गई। फिर भी सर अपने मेहनत के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ किस क्षेत्र से अर्निंग करते हैं, तो उस क्षेत्र के विषय में आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम कॉपी चेक करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नोट्स कोचिंग के लिए नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 12वीं 14वीं 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ये सारे जवाब ठीक हैं, लेकिन तुरंत बोर्ड पूछेगा क्या पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गलती नहीं होनी चाहिए। यदि उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गलती हुई तो वो बहुत बड़ा निगेटिव होगा, क्योंकि उस बच्चे के लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वजह से वही चीज बताएं जो आप बड़े बेहतर तरीके से बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बड़े सरल तरीके से आप बोर्ड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, बोर्ड को सेटिस्फाई नहीं कीजिएगा तो वह निगेटिव हो जाएगा। तो इसी वजह से जब आपने गैप को भरना है तो गैप को भरने के दौरान हम लोग ये 4 चीज कराएंगे। इससे क्या होगा, गैप को आपको आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि आज आर्थिक युग है। आर्थिक युग में यदि आप एक यंग युवा वर्ग हैं तो युवा वर्ग किसी भी काम को क्रिएटिव करता है, किसी के ऊपर बोझ नहीं होता। आपके पढ़ाने में परिवार के लोगों ने खर्च किया, फिर कंपटीशन के तैयारी में ज़्यादा दिनों तक खर्च करेगा तो वह एक पॉजिटिव नहीं माना जाता। इसी के लिए कहा जाता है कि अर्निंग लर्निंग, जबकि व्यवहारिक रूप तो यही है, व्यवहारिक रूप से यही है कि ये कंपटीशन को करने में 3 साल लग जा रहे हैं। झारखंड को भी पीसीएस को देखा जाए तो उसमें 3-4 साल लग जाते हैं। तो उस आशा में आदमी आशावादी होकर, मनुष्य है, स्टूडेंट है, आशावादी तो रहेंगे ही। आशावादी हैं तो उसको करने में ही 3 साल गुजर गया, तले अगला नोटिफिकेशन आ गया, फिर उसकी तैयारी में लग गए, तो इससे 2-4-5 साल गुजर जाते हैं। लेकिन वो 5 साल उनको लगता है, लेकिन प्रोसेस तो नहीं दिखता। लेकिन फिर भी बोर्ड को हम नाराज तो नहीं कर सकते ना। बोर्ड के तो बी पॉजिटिव अपनी पर्सनालिटी को रखना है, क्योंकि बोर्ड को खुश करके, क्योंकि वो भी यथार्थ को जानते हैं। जब यथार्थ बोध उनके पास है तो वो भी सब कुछ जानने के बाद वो भी जानते हैं, लेकिन उनके जानने से तो नहीं होता, हमें नंबर लेने से है। तो एक ऐसे चीज़ों को क्रिएट कर लिया जाए जिससे हमारा जो गैप हो आसानी से भर जाए। इसके अलावा बहुत कुछ क्वेश्चन होंगे जो कंसेप्ट आधारित होंगे, जो कि आपको आंसर नहीं निकल रहा होगा, तो आप टेलीफोन के द्वारा या ऑफिस में आकर के उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से ले सकते हैं। हाँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आके मत लेना भाई। नहीं कहा जाता है कि ये फैक्ट्स कहाँ से मिलेगा सर, अच्छा गूगल करो 2 मिनट में फैक्ट्स मिल जाएगा सारा। हाँ, सारा जगह अवेलेबल है। न तो लर्निंग ही रहा हो अर्निंग, ऐसा तो बहुत बहुत का अधिकांशता के साथ यही केस है। लेकिन आप उसके साथ अर्निंग जोड़ लीजिए, आप उसके साथ अर्निंग जोड़ करके जो सबसे आपका बेस्ट पार्ट है उस बेस्ट पार्ट के साथ उसको इंक्लूड कर दीजिए। और सबसे अच्छा होता है 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाना। उस पढ़ाने में बहुत कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि जो आपकी गैदरिंग नहीं हो, लेकिन एक एनसीईआरटी की जानकारी आपको होनी चाहिए। उस एनसीईआरटी की जानकारी होगी तो बहुत आप अच्छा कर सकते हैं, नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 से 10 तक के बच्चे को पढ़ाना, उसके लिए उससे भी अर्थोपार्जन अच्छे हो रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि पूछेगा कितना कमा लेते हैं तो सर 50-60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। आप कह सकते हैं जैसे मेरे 10,000 में खर्च चले हैं, बाकी परिवार को सपोर्ट कर देते हैं। यानी परिवार के लिए आप बोझ नहीं है, उनके लिए एसेट है। आप उन्हें कुछ दे रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे हैं। तो यह एक मतलब नहीं कहा जाता, एक बी पॉजिटिव चीजें जाएगा, बी पॉजिटिव चीजें होगी।
अब वही चीजें कहते हैं नहीं नहीं अभी तक पढ़ ही रहे हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए सबसे जरूरी तो यही होता है ना कि विपरीत परिस्थितियों में सारे सिचुएशन को संभालना और आंसर को बड़े सॉलिड तरीके से जवाब देना। एक हमेशा ध्यान रखो, कभी भी ब्यूरोक्रेट्स सॉरी नहीं बोलता, और मीडिया के समक्ष भी प्रस्तुत होगा तो मीडिया के समक्ष अपनी बातें रख करके चल देगा। मीडिया उसको विभिन्न धाराओं के द्वारा अर्थ निकालने की कोशिश करेगा, परंतु वह तुरंत ब्यूरोक्रेट्स कहेगा नहीं नहीं इसका अर्थ ये नहीं यह है, कह करके शांत हो जाएगा, वो सॉरी नहीं बोलेगा। जबकि अधिकांशतः जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, सॉरी बोलना भी उनके हाथ में होता है। तो ब्यूरोक्रेट्स बड़ी सॉलिड बोलता है, 2 लाइन 4 लाइन बोल करके वहां से चल, इससे वह कहीं बातों में पकड़ा नहीं जाता कि आपने तो ये नहीं ये बोला है। इसी वजह से इंटरव्यू भी उसी तरीके का हिस्सा होता है कि आप पूरे बोर्ड मेंबर के समक्ष उन्हीं शब्दों के द्वारा, सरल शब्दों के द्वारा, एकदम आप लैंग्वेज रीजनल अपनाइए, सरल अपनाइए, सरल तरीके से बातें उनको रखती। सरलता ही एक ब्यूरोक्रेट की सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी बातों को रख देता है। उसके साथ उसे संविधान की सारी धाराएं जो चाहेगा तो विश्लेषित कर देगा। उसके अंतर्गत वो ज्यादा चीजें तो रखता ही नहीं, ज्यादा अलग करता ही नहीं। तो ये आप हमेशा ध्यान देने की कोशिश करें कि एक ब्यूरोक्रेट्स के कैरेक्टर के रूप में ही हमें इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है, क्योंकि कॉपी में आपके ज्ञान की जांच की जा चुकी है और वो ज्ञान स्पष्ट है जिसके द्वारा आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो वहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें रख देना, जिससे बोर्ड नाराज भी ना हो। एक्सप्लेन मत कीजिए, एक्सप्लेन कर दिएगा तो उसका 2 इम्पैक्ट आता है, एक्सप्लेन करने पर उसका 2 इम्पैक्ट आता है। पहला इम्पैक्ट ये होता है कि क्वेश्चन ओपन सर्किट में जाता है, ओपन सर्किट में जाता है। जैसे ओपन सर्किट में जाता है तो वहीं से आप बोर्ड मेंबर को क्रॉस क्वेश्चन करने की इजाजत दे देते हैं। आप उस क्रॉस क्वेश्चन करने की इजाजत देने के बाद यदि सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो दोष आपके ऊपर होंगे। इसी वजह से स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप ओपन सर्किट में क्वेश्चन को उस पार्ट में जाइए जहां पर आप कंफर्टेबल हो। क्रॉस क्वेश्चन का जवाब भी बड़े आसानी से दे सकते हैं और वहीं पर बोर्ड मेंबर का 2-4-5 मिनट समय ले लीजिए। इससे क्या होगा, अदर्स बोर्ड मेंबर को ज्यादा क्वेश्चन पूछने का समय नहीं मिलेगा। तो कहां पर ओपन सर्किट में जाएंगे, कहां पर क्लोज सर्किट में जाएंगे, कहां से निकलने की कोशिश करेंगे, यह अभ्यास बहुत ही जरूरी है। यदि यह अभ्यास बेहतर तरीके से होता है तो आप एक सफल ब्यूरोक्रेट तुरंत बन जाएंगे। और यही अभ्यास नहीं होता है, एकाएक जाकर के करने की कोशिश करेंगे तो इनके दौरान ही इतनी सारी गलतियां कर देंगे कि आपका कॉन्फिडेंस तो जाएगा ही, बोर्ड मेंबर भी निगेटिव रहेगा और उसके दौरान 2-4 क्वेश्चन में बोर्ड मेंबर पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। इसीलिए तो अभ्यास कराया जाता है, इसीलिए तो स्टूडेंट को कहा जाता है कि जब रिजल्ट आ गया है तो कम से कम एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में जीने की कोशिश करो। सारे अपने पर्सनालिटी को एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ले लीजिए। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में लेने का मतलब लोग समझते हैं कि अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। भाई बात काहे नहीं करूंगा, बात तो करूंगा ही, परंतु बात का अपना ढंग होगा, अपने चलने का दौड़ के चलेंगे थोड़े, चलेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से चलते आए हैं, लेकिन वही है कि भाई उसके अंदाज बदल जाएंगे, अंदाज बदल जाएंगे, थोड़ा सा अभ्यास में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भाई आप ऑफिस आएंगे तो ऑफिस काहे के लिए सूट बूट में आएंगे, लेकिन उस सूट बूट में यूथ्रू होकर के टाइप बांधने की अभ्यास करके जिसे आवाज अटकने की कोशिश न करे, आवाज सरल तरीके से निकलते रहे, तो उसको यूथ्रू न करके उसी दिन बांध करके चले जाएंगे तो आवाज ही नहीं निकल पाएगा, बोर्ड आपका इंटरव्यू खराब हो गया। पहले तो इन कीजिए, तो लगा के इन कीजिए, बाद में धीरे खोल लीजिए। कहीं पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप बोर्ड मेंबर से इजाजत ले सकते हैं। आप क्वेश्चन नहीं सुन पाए हैं तो बोर्ड मेंबर से इजाजत ले सकते हैं, प्लीज सर एक बार रिपीट कर दिया जाता है, तो ये अच्छा चीज है। लेकिन ये भी निगेटिव इस वजह से होता है कि आप सजग हैं,
आप अपने कान नाक खुले हुए नहीं रखे हैं, और बोर्ड मेंबर तो धीरे से ना बोलेगा ही, क्योंकि वो तो 60 वर्ष से 65 वर्ष से ऊपर का है। वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, उन लोग को बुलाया गया है। अब वह उनकी कमियां नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑलमोस्ट राइट होता है। तो आप नहीं सुने, यह आपकी कमजोरी है। वह बोल दिया, धीरे बोला, जोर से बोला, क्या बोला आप नहीं सुने, जवाब दे दिए, बोलते रह गए, समझाते रह गए, उससे क्या होगा? आपका निगेटिव होगा, उसका निगेटिव कुछ नहीं होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि यह अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास करने से ही सारी बातें निकलेंगी, और सारी बातें जब निकलेगी तभी जाकर के समस्या, क्योंकि एक कदम पीछे और एक कदम आगे। क्योंकि हमें इंटरव्यू में ज्यादा नहीं, ये नंबर यदि मिल जाता है, मेरिट तो वही जानी है। आप यहाँ पर 15-18 नंबर बी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो नीचे वाला भी ऊपर सिलेक्शन पा जाएगा। अब वही बिलो 50 बिलो 40 आ जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। तो हमें इसी के लिए प्रयास करना है कि हमें ये, और यह इजी है, सरल है। आप अपने व्यक्तित्व को सरल कर दीजिए ना भाई। कहाँ कहीं ईगो हम लोग की बातचीत में आया, कहाँ कहीं फॉर्मल, फॉर्मल ही तो है। तो इसी तरीके से अपने पर्सनालिटी को वहां पर ले जाकर के रख देना है, चीजें इजीली सुलझ जाएगी, ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इंटरव्यू की तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं होती है, यह धीरे धीरे तैयारी की जाती है। आप चाहे तो शीशे के सामने अपने बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन किए, उसका जवाब कैसे दे रहे हैं, आप खुद अपने पर्सनालिटी को देख लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर बोलने नहीं आ रहा है, बोलने काहे नहीं आता? बोलने तो सभी को आता है। फ्रेंड के साथ जब बैठेंगे तो अच्छे तरीके से 2 घंटे भाषण दे लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास बैठ करके जवाब देना, यही तो ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर है। इसीलिए तो जो IAS के पीसीएस के टीचर हैं, उनके सामने बैठ करके मॉक इंटरव्यू होता है। भाई यहाँ से फाइनल सिलेक्शन थोड़े होता है, सत्यता तो यही है, लेकिन आपकी अभ्यास इतनी करा दी जाती है कि सारे हिचक आपके दूर हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट जाकर के वहां फेस कर लेते हैं। आज जितने अभी तक इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया है, लड़के का कॉन्फिडेंस तो आता ही है। कॉन्फिडेंस लाना तो आपके अपने हाथ में है, चीजें को करना तो आपके अपने हाथ में है। नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। भाई 5 से 6 टीचर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन को बताएंगे, 6 टीचर आपको अपने अनुभव के साथ शेयर किए ना, और आप व्यक्ति एक हैं और अकेले जाकर के वहां प्रेजेंट करना है, तो उसका 50% भी प्रेजेंट हो गया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। 100% की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये चीजें है, उसके अनुकूल चलने से चीजें सुलझती जाएगी। जब उसके अनुकूल सुलझेगी, चीजें सुलझ जाएगी। क्योंकि कल यूपीएससी का इंटरव्यू अथी है, पीटी का एग्जाम है, तो कल तो कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, लेकिन परसों से एक्टिविटीज, फिर परसों क्लास होगा। 27 को तो पहला मॉक 27 तारीख को रखा गया है, 27 मई को। इस वजह से चूंकि डेट दे चुका है, तो 27 मई को पहला मॉक होगा, फिर 1-2 को दूसरा, 4-5 को तीसरा हो जाएगा। तो हर आदमी का मॉक देने का आधार क्लियर हो जाएंगे। मॉक दोनों होगा, ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। जो लोग रांची से बैठ कर के मॉक देना चाहें वो ऑनलाइन दे सकते हैं, जो दिल्ली में है इजीली ऑफलाइन आकर के दे सकते हैं। बीपीएससी का जो मॉक चलता है, बहुत सारे लोग पटना के भागलपुर गांव में बैठ करके मॉक देते हैं, लेकिन ऑफलाइन मॉक का एक अलग अंदाज होता है। भाई सत्य देखो, सत्य सुनना और सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य बोलना, ये तीनों चीज अलग है। भाई दिल्ली के मॉक में पर्सनालिटी अलग तरीके से निकल के आती है, अलग तरीके से सारी चीज व्यक्त होते हैं। उसको सरल तरीका ही बताया जाता है कि भाई झारखंड ट्रेडिशनल स्टेट है, ट्रेडिशनल स्टेट में जितने सरल तरीके से बातें आप रखेंगे उतना ही आपके नंबर मिलेंगे। उसके जवाब, लेकिन जवाब एकदम कंक्रीट होना चाहिए। हमने शेरशाह और अकबर दोनों में लॉजिक दिया।
आप महान कह करके कह नहीं सकते कि महान ही है, लेकिन लॉजिक देना पड़ेगा कि क्यों महान था। उस समय सुलह कुल की नीति को अपनाना 16वीं शताब्दी में बहुत बड़ी चीज थी। जजिया को हटाना बहुत बड़ी चीज थी। तीर्थ यात्रा कर का हटाना बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि शासक वर्ग के ऊपर उलेमा वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव था। उस प्रभाव से, उस व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत करना ये अकबर की बहुत महानता थी। जिस तरीके से गांव का जमींदार से एक साधारण व्यक्ति नीतिगत फैसले में उनके बातों को काट दे, और उस समय काट दे जब जमींदार अपने चरमोत्कर्ष पर हो, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। यही चीज है। ठीक है।